पदवंदन पदवंदन हे केशव तुमको कोटि कोटि अभिवादन हे केशव तुमको कोटि कोटि अभिवादन हे राष्ट्र तरीके कर्णधार हे भारत माँ के मृदु दुलार हे राष्ट्र तरीके कर्णधार हे भारत माँ के मृदु दुलार हे सत्य सिंधु हे वीरवती पदवंदन 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 हे केशव तुमको कोटि कोटि अभिवादन हे केशव तुमको कोटि कोटि अभिवादन हे दिव्य ज्योति शुभ आराधन हे पूज्य चरण हे अति पावन हे दिव्य ज्योति शुभ आराधन हे पूज्य चरण हे अति पावन हे राष्ट्र पुरुष हे महाप्राण पदवंदन 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 हे केशव तुमको कोटि कोटि अभिवादन हे केशव तुमको कोटि कोटि अभिवादन कोटि कोटि अभिवादन कोटि कोटि अभिवादन। डॉक्टर केशव बलिराम। हे केशव, आपको कोटि कोटि अभिवादन। केशव अर्थात डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जन्मजात देशभक्त। 1925 में नागपुर के मोहितेवाड़ा में उन्होंने विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। चारित्र संपन्न व्यक्तित्व निर्माण करना और ऐसे शुद्ध चारित्र के लोगों के आधार पर गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण करना, ये ध्येय उन्होंने हम सब के सामने रखा। 1936 में मुंबई में संघ कार्य प्रारंभ हुआ। संघ की कार्य पद्धति अनुसार साल में हेमंत शिविर का आयोजन होता था। हर बार मुंबई में हेमंत शिविर लेना बड़ी दिक्कत की बात होती थी। उसके लिए संघ की अपनी खुद की जमीन होनी बहुत आवश्यक होने लगी। तब बोरीवली के हेमंत शिविर में कार्यकर्ताओं के बीच 5 एकड़ जमीन ढूंढने का निर्णय हुआ। तब संघ के शारीरिक शिक्षण प्रमुख आबा मयेकर जी को वेटरिनरी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शरद चंद्र जी अजिंक्य के पास भाईंदर के उत्तन में जमीन है, ये जानकारी मिली और आबा मयेकर जब डॉक्टर शरद चंद्र जी के पास जमीन देखने पहुंचे और 5 एकड़ जमीन का जिक्र किया, तब डॉक्टर शरद चंद्र जी ने अपनी अलग ही भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम और हमारे पूर्वज तो सैकड़ों वर्षों से आप ही की राह देख रहे हैं। हमारी जमीन आपकी ही अमानत है और वो 5 एकड़ नहीं बल्कि 200 एकड़ है। और डॉक्टर अजिंक्य अतीत में खो गए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मैं कहा हूँ, आपको नहीं, मैं यहाँ कैसे? आप वसई के गोराई खाड़ी के निकट है। आप मुझे गोराई समुद्र के तट पर मुच्छिर अवस्था में मिले। आप 2 दिन से बेहोश हैं। मैं आप पर 2 दिन से उपचार कर रहा हूँ। मैं एक साधु हूँ। धन्यवाद गुरु। आपका परिचय क्या है वत्स? वेशभूषा से तो आप सैनिक लग रहे हैं। गुरुदेव, मेरा नाम वेंकटजी अजिंक्य है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदी स्वराज के नौदल प्रमुख कान्होजी आगरे का सैनिक हूँ। संग्राम के दौरान हमारे जहाज पर दुश्मन ने तोपें चलाई। हमने डटकर उनका सामना किया, पर एक तोप हमारे जहाज पर आ गई तो हमें तैरकर किनारे तक आना पड़ा। आप बहुत जख्मी हैं, खून भी बहुत बह गया है। आप कमजोर हो गए। कुछ दिन यहाँ पर विश्राम करें और फिर सेना के साथ जुड़ने का विचार करें। कैसे हो आप? तबियत बिल्कुल ठीक लग रही है। सेना के साथ वापस जुड़ना चाहोगे? नहीं गुरुदेव, आपने हमें जीवन दान दिया है। मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा पूरा जीवन आपकी सेवा में व्यतीत करना उचित समझता हूँ। अवसर दिए गुरुदेव। अवश्य मेरे वत्स। वेंको जी, मेरा अंतिम समय निकट आ चुका है। तुम्हारी सेवा देखकर मेरा हृदय अत्यधिक प्रसन्न हुआ है। मैं तुम्हें भेंट स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। यह भूमि मेरी है, मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। यह भूमि तुम्हारे कितने काम आएगी मुझे पता नहीं, पर एक न एक दिन कोई न कोई तुमसे यह भूमि मांगने जरूर आएगा। गुरुदेव, गुरुदेव। डॉक्टर अजिंक्य ने आबा मयेकर से कहा कि मुझे आपके अधिकारी से मिलना है। योगानुयोग उसी समय तत्कालीन पूज्य सरसंघ चालक माननीय बाड़ा साहेब देवरस मुंबई आए हुए थे। आबा मयेकर, मुकुंदराव पणशीकर और कुछ अधिकारी की उपस्थिति में डॉक्टर शरदराव अजिंक्य वहां आए। पूज्य बाड़ा साहेब से मिले और उन्होंने बाड़ा साहेब जी को बताया कि ये 200 एकड़ जमीन हमारे पास है, पुरखों से है। ये हमने संभाल कर रखी है, इसे जिम्मेदारी के साथ संभाली है और ये साधु के वचनों के अनुसार आपको मैं समर्पित करता हूँ। इसका उपयोग समाज के काम के लिए हो। 200 एकड़ जमीन को लेकर बाड़ा साहेब जी ने डॉक्टर अजिंक्य को आश्वस्त किया कि डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करना, इस जमीन के प्रत्येक इंच का उपयोग हम समाज के हित के लिए ही करेंगे। अब तक समाज के हित के लिए ही किया है, आगे भी वैसे ही करना है। हम सभी को स्मरण रहे कि डॉक्टर अजिंक्य केवल दानी ही नहीं, ये परिवार महादानी है। उनका नाम सदैव गूंजता रहेगा, उनका स्मरण सदैव रहेगा। आज से ठीक 40 वर्ष पूर्व विजयादशमी के दिन मुकुंदराव पणशीकर जी के नेतृत्व में सर्वश्री गंगाधर जी गारोड़िया, आबा मयेकर, जनार्दन नलावड़े जैसे कार्यकर्ताओं ने इस जमीन पर प्रवेश किया और एक छोटी सी पूजा करके काम प्रारंभ किया। लेकिन स्थिति क्या थी? विकट परिस्थिति थी। बहुत बड़ा भूभाग था और उसमें जगह जगह लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इतना ही नहीं, शराब की भट्टियां चल रही थीं। अब यहाँ कुछ काम होना चाहिए, कौन करेगा? तो मोखाड़ा से गोविंदराव पूर्णपात्रे, जो आगे चलकर कुछ वर्ष केशव सृष्टि में रहे, व्यवस्थापक कहकर गोविंदराव पूर्णपात्रे व डॉक्टर अनंतराव कुलकर्णी उस समय 7 युवकों को लेकर केशव सृष्टि आए। उसमें से एक युवा आज भी हैं। मैं भी था केशव सृष्टि में। केशव सृष्टी हा आत्मीयतेचा आमचा एक विषय आहे। आता मी तुमच्या समोर जो उभा आहे, हा केशव सृष्टीमध्ये झालेल्या प्रकारात मी असतोही नसतोही, आता दिसतोय जीवन, ते तुम्हाला त्याचं प्रतीक आहे। थोडक्यात सांगायचं म्हणजे केशव सृष्टीसाठी भरपूर लोकांनी त्याचं योगदान दिलेलं आहे। आबा मयेकर असतील, बाई गायकवाडे असतील, नलवडे साहेब असतील, गंगाधरजी घडुले या भाईंदरचे, उत्तमचे
कृष्णा नाईक आहेत, असे भरपूर लोकांनी या केशवसृष्टीसाठी योगदान दिलेलं आहे. त्यापैकी एक पाहिजे आहे. केशवसृष्टीबद्दल जेवढं बोलता येईल तेवढं कमीच आहे, कारण किती बोलायचं आणि काय बोलायचं हा सुरुवातीपासून जर विषय केला तर 82 पासून 87 पर्यंत भांडणं, झगडे आणि भांडणं एवढाच हा विषय होता. रोज मारामारी, केसेस, भरपूर केसेस होत्या आमच्यावरती, पूर्ण पात्र्यांच्यावर होत्या, माझ्यावरती केसेस होत्या. ठाण्याला आम्ही हेरपाटी घालायचो, तडीपारच्या ऑर्डरी सुद्धा काढल्या आमच्या. अशा ह्या परिस्थितीत, कठीण परिस्थितीतून आम्ही मार्ग काढत काढत केशवसृष्टी 87 नंतर चांगले दिवस यायला सुरुवात झाली. तर त्यावेळी भरपूर लोकांनी जे श्रमदान करून, कष्ट करून किंवा धडपडून, मारामाऱ्या करून जे केलं ते केशवसृष्टीसाठी भरपूर आहे. संघर्ष का प्रतिकार किया था, इसलिए ये संघर्ष केशव सृष्टि के इतिहास में अंतिम संघर्ष सिद्ध हुआ. उस समय की परिस्थिति में जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया, उस संबंध में बहुत ही अच्छी कविता है. काट कण कण देह जिसकी, दुर्ग का निर्माण होता, एक तिल हटने न पाता, भूमि में ही प्राण खोता. जय पराजय कीर्ति यश की, छोड़ करके कामनाएं, रात दिन निश्चल अटल, चुपचाप गढ़ का भार ढोता. शोक में रोता नहीं जो, हर समय हंसता नहीं जो, राष्ट्र की दृढ़ नींव का पाषाण बनना है हमें तो. नींव के पत्थर बने, बस नींव का पत्थर ही बने वे. केशव सृष्टि के विकास के अंदर बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है. प्रतीकात्मक कुछ जो नाम हैं उसमें सर्वप्रथम मुकुंदराव पणशीकर. मुकुंदराव पणशीकर का विजन था कि उस समय के जो शीत शिविर होते थे उनके लिए कुछ ज़मीन जो है केशव सृष्टि के नाम से रहे. इस प्रकार के ढूंढने का, केशव सृष्टि के लिए ज़मीन ढूंढने का काम उस समय के महानगर कार्यकर्ताओं को बताया. और कुछ समय पश्चात आभाजी मयेकर, उन्होंने वहाँ के रेवेन्यू कार्यालय में बैठ करके इस जो जिसके पास में अधिक ज़मीन है ऐसे नाम निकाले. 205 एकड़ ज़मीन डॉक्टर अजिंक्य के नाम पे मिली. उनसे जाके बातचीत की और बातचीत करके वो जो ज़मीन उपलब्ध करवाई. विमल जी आभाजी को जो है प्यार से जो है केशव सृष्टि का कोलंबस इस नाम से संबोधित करते हैं. तीसरे जो नींव के पत्थर थे वो थे हमारे दादा नलावड़े. ज़मीन मिलने के पश्चात में उसमें बहुत सारे इंक्रोचमेंट थे और ज़मीन के कागजी कार्रवाई जो है, कागजात पूरे नहीं थे, इसलिए कोर्ट के चक्कर लगा करके उस काम को पूरा करना. यूएलसी के हिसाब से एक व्यक्ति के नाम से 205 एकड़ ज़मीन नहीं हो सकती है, इसलिए सारी ज़मीन को 3 संस्थाओं में विभाजित कर करके वो सारा जो काम है वो करवाने का काम दादा नलावड़ ने किया. तीसरे हमारे नींव के पत्थर थे सदाभाऊ वैद्य. ज़मीन मिल गई लेकिन सारा जंगल था. उस जंगल को जो है जाने लायक, देखने लायक बनाने का काम जो है खुद के परिश्रम से, मेहनत से करते थे, क्योंकि उस समय में कर्मचारी रखना जो है संभव नहीं था. और आने वाले जो स्वयंसेवक थे उनसे श्रमदान करवा करके कुछ ही समय में केशव सृष्टि के अंदर आने जाने के रास्ते और वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने का काम जो है सदाभाऊ वैद्य ने किया. 5वें नींव के पत्थर थे भाई गायतोंडे. ये 3 ट्रस्ट बनने के पश्चात तीनों ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन, पेपर तैयार करना और संस्था को लगने वाले धन की व्यवस्था करना, इस प्रकार का काम जो है भाई गायतोंडे ने किया. ये 5 जो व्यक्ति जिन्होंने शुरुआती कालखंड में बहुत कष्ट सहन करके इस प्रकार का काम किया, इनको हमेशा स्मरण रखना चाहिए. और आने वाली पीढ़ी में उनके जो भी सदस्य हैं परिवार में, उनको भी उचित सम्मान केशव की तरफ से मिले, इस प्रकार की अपेक्षा मैं रखता हूँ. नींव तो तैयार हो गई. 1987 से 1992 के बीच प्रमुख रूप से इस नींव निर्माण का काम हुआ और उसके बाद प्रतिवर्ष श्री सत्यनारायण महापूजा का प्रारंभ हुआ. इस वार्षिक महापूजा के साथ विकास कार्य प्रारंभ हुआ. सबसे पहले बड़े पुराने कुएं का निर्माण किया गया. दत्त साईं मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया. लिमय सभागृह का निर्माण हुआ और 9 कॉटेज बनाए गए. ऐसे एक से बढ़कर एक विकास कार्य होते रहे और लोग आते रहे, सहयोग देते रहे और काम आगे बढ़ता गया.
1994 में एक बड़े आनंद की बात हुई। केंद्रीय अधिकारियों की चिंतन बैठक केशव सृष्टि में लेना निश्चित हुआ और इस बैठक में भाग लेने के लिए 28 अक्टूबर 1994 में संघ के सभी केंद्रीय अधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें परम पूज्य सरसंघ चालक रज्जू भैया, सर्वश्री माननीय शेषाद्री जी, रंगाहारी जी, सुरेश राव केतकर, सूर्यनारायण राव, मोरोपंत पिंगले, अशोक सिंघल, सुंदर सिंह भंडारी, दत्तोपंत ठेंगड़ी, बाड़ा साहेब आपटे, ऐसे सभी अधिकारी उस समय उपस्थित थे। ऐसे महानुभावों के चरण इस धरती पर पड़े और प्रत्येक के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। आज 28 वर्ष हो गए। उनके द्वारा लगाए गए वे पौधे आज वृक्ष बन गए हैं, उन पर फल लग रहे हैं और केशव सृष्टि में किए कार्य के परिणाम भी अब देखने मिल रहे हैं। 28 अक्टूबर से 4 नवंबर केशव सृष्टि में बैठक थी और 4 नवंबर 1994 को पाड़वा था। उस दिन रामरत्न विद्या मंदिर का शिलान्यास परम पूज्य सरसंघ चालक रज्जू भैया के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। 25 वर्ष पहले पूज्य रज्जू भैया ने रामरत्न विद्या मंदिर का शिलान्यास किया। वास्तव में शिलान्यास केवल रामरत्न विद्या मंदिर का नहीं तो केशव सृष्टि का हुआ। उसके बाद केशव सृष्टि ने प्रगति की और आज 25 साल के बाद ये सब जो हम देख रहे हैं, योजना है, कार्यकर्ताओं की कल्पकता है, मेहनत है, सब कुछ है, लेकिन हमारा मानना है कि इन सब के पीछे पूज्य रज्जू भैया का आशीर्वाद हमारे साथ है और ये आशीर्वाद ही आगे भी काम आएगा। उस दिन हमने घोषणा की थी कि 97 में हम विद्यालय प्रारंभ करेंगे, जून 97 में। रज्जू भैया जब भी मुंबई आते थे मेरे को पूछते थे कि कहाँ तक हुआ है कंस्ट्रक्शन, कितना काम हुआ, स्कूल समय से प्रारंभ हो रहा है ना। हर बार मैं उत्तर देता था। जनवरी 97 में ऐसा तय हुआ कि भाई 6 महीना कम पड़ रहा है, अपने जून 97 में नहीं, जून 97 में स्कूल प्रारंभ करेंगे। योगा योग से रज्जू भैया दूसरे दिन मिल गए पितुर छाया में। पूछे हमेशा की तरह के गया कि कैसे ठीक चल रहा है। मैंने कहा विद्यालय का काम ठीक चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, लेकिन हमने सोचा 1 साल बाद प्रारंभ करेंगे, आधा अधूरा काम नहीं करेंगे। तो मैंने देखा कि रज्जू भैया डिस्टर्ब हो गए। थोड़ी देर बाद मेरे को बोलो जरा बात करेंगे, बैठिए। मेरे को पूछा कितना खर्चा हो गया, मैंने कहा 2 करोड़। तो ठीक है 1 साल बात करिए, लेकिन ये 2 करोड़ का 1 साल का इंटरेस्ट कौन देगा। मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, रज्जू भैया को मालूम नहीं। मैंने कहा रज्जू भैया ये पैसा कोई हमने बैंक से थोड़ी लिया है, समाज से लिया है। ये समाज से लिया बोलते ही रज्जू भैया बोले ओ हो, समाज के पैसे की कीमत नहीं है, केवल बैंक के पैसे की कीमत है। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा स्पष्ट बताइए। तो रज्जू भैया का बोलना था कि देखो हम लोगों को आदत है, समाज से पैसा जिस काम के लिए लेते हैं उस काम में खर्चा करते हैं, लेकिन समय सीमा के अंदर करना उसकी भी आदत डालनी पड़ेगी, वो भी आदत बनानी पड़ेगी। और केशव सृष्टि में उस दिन से ये जो उनकी गाइडलाइन है उसका पालन भी हम करते हैं और आगे करते रहेंगे। पहली बार जब रज्जू भैया आए और जब उनको बताया ये गाँव उत्तन है, तो उनके मुंह से निकला, उनकी स्टाइल थी, बोले अरे उत्तन गाँव है, काम भी बड़ा उत्तम है, अब हम सबको मिलकर इसको सर्वोत्तम बनाना है। ये बात 28 साल पहले रज्जू भैया ने बोली थी, लेकिन हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ना है। केशव सृष्टि को आने वाले दिनों में हमको सर्वोत्तम बनाना है। 16 जून 1997 को रामरत्न विद्या मंदिर प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में 21 विद्यार्थी थे। उसी वर्ष केशव सृष्टि गौशाला का उद्घाटन श्रद्धेय अशोक जी सिंघल के द्वारा हुआ। आज से ठीक 25 वर्ष पहले 1 अक्टूबर 1997 को केशव सृष्टि का पंजीकरण हुआ। अब इस पंजीकरण की एक कथा है।
1987 में 3 संस्थाएं बनाई गईं। उत्तन कृषि संशोधन संस्था, उत्तन विविधलक्षी शिक्षण संस्था और उत्तन वनौषधि संशोधन संस्था। ये तीनों संस्थाएं एकत्रित आईं और इकट्ठा आकर तीनों संस्थाओं ने शीर्षस्थ संस्था अर्थात एपेक्स बॉडी केशव सृष्टि का निर्माण किया। अब केशव सृष्टि के रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो अधिकारियों ने कहा, केवल एक शब्द का रजिस्ट्रेशन हम देते नहीं, इस शब्द के साथ संस्था, प्रतिष्ठान या कुछ और होना चाहिए। लेकिन आबा मयेकर का आग्रह रहा कि सिर्फ केशव सृष्टि इतना ही नाम होना चाहिए। उसमें 2 साल लग गए, किंतु आबा मयेकर जी के आग्रह को सरकारी अधिकारियों को मानना पड़ा और उनके कारण केशव सृष्टि के नाम से सरकारी खाते में पंजीकरण हो गया। केशव सृष्टि के संविधान में लिखा है कि केशव सृष्टि में आदर्श सामाजिक जीवन का दर्शन होगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य का प्रभाव भी लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। केशव सृष्टि के प्रवेश द्वार का उद्घाटन 26 दिसंबर 2000 को तत्कालीन परम पूज्य सरसंघ चालक सुदर्शन जी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। निमित्त बना एक ऐतिहासिक कार्यक्रम विश्व संघ शिविर। में इसकी सूचना 1-1.5 साल पहले मिली थी। केशव सृष्टि के उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू ही हुआ था, जैसे स्कूल बना, कुछ हॉस्टल बने थे और लेकिन सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारा बहुत कमज़ोर था। लेकिन केशव सृष्टि इस चुनौती को अपने लिए एक अवसर मानकर यहाँ के कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ काम शुरू किया और 1 वर्ष के अंदर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बिजली, पानी, सड़कें, हॉस्टल, ये सारा खड़ा किया और जो 26 जनवरी आपने देखा उस समय सारी व्यवस्था खड़ी हो चुकी थी। तो ये एक बहुत बड़ा एक चुनौती को सफलतापूर्वक स्वीकार किया। वहाँ लोग आए, इसके लिए मीडिया के साथ ही संपर्क किया गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनको यहाँ लाकर केशव सृष्टि दिखाई गई। जो अलग देशों से लोग आए थे, 38 देशों से लगभग 650 स्वयंसेवक परिवार आए थे, उनके साथ प्रश्नोत्तर भी हुए। बड़े बड़े गणमान्य व्यक्तियों को लाया गया, उस कार्यक्रम में आए सभी अखिल भारतीय अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी सभी आए। इस प्रकार से सभी लोग जब यहाँ से गए तो अपने अपने जगह केशव सृष्टि का स्वरूप और उसकी जानकारी दी। समारोह के दिन लगभग हजारों की संख्या में मुंबई से लोग आए और बारिश थी पूरी, उसके अंतर्गत भी कार्यक्रम बढ़िया हुआ। मैदान भी उस समय बना था और उसके अंतर्गत ये जो सारे हजारों स्वयंसेवक आए, समारोह में जो विशेष व्यक्ति आए, इस प्रकार से सारे विश्व में और सारे भारत में और मुंबई में केशव सृष्टि की जानकारी घर घर पहुंची। ये एक सफल आयोजन व्यवस्था के कारण कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह आया और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक मील का पत्थर साबित हुआ विश्व संघ शिविर केशव सृष्टि के निर्माण है। और एक विशिष्ट जानकारी उस शिविर के अंदर परम पूज्य सरसंचालक आज जो है मोहन भागवत जी उस समय थे, आज के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी उस समय थे। धन्यवाद। सन 2000 में ही राम रत्न विद्या मंदिर में ही विद्याप्रद हनुमान मंदिर की स्थापना हुई। स्थापना के लिए विशेष रूप से कांची पीठ के पूज्य शंकराचार्य श्रद्धेय जयेंद्र सरस्वती जी आए थे और उनके उत्तराधिकारी पूज्य विजयेंद्र सरस्वती जी भी उपस्थित थे। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी का लोकार्पण किया गया। उस समय अटल जी ने कहा था, यहाँ आने तक मुझे ये कल्पना नहीं थी कि सृष्टि का रूप क्या है। जो कुछ देखा मैंने, मुझे आश्चर्य है, सुखद आश्चर्य है। अपनी ये केशव सृष्टि ठाणे जिले के अंतर्गत आती है। इस ठाणे जिले में वाड़ा, विक्रमगढ़, जव्हार, मोखाड़ा, तलासरी जैसे अनेक वनवासी तालुके हैं, जहां के वनवासियों का जीवन कृषि पर आधारित है। इस बात को ध्यान में रखकर 2005 में उत्तन कृषि संशोधन संस्था ने
केशव सृष्टि कृषि तंत्र निकेतन स्थापित किया, जिसमें वनवासी युवकों को कृषि से संबंधित आधुनिक तंत्र ज्ञान सिखाया जाता है, जिससे ये अपना जीवन समृद्ध कर सकें। वर्तमान आधुनिकीकरण के कालखंड में एक नई आवश्यकता सभी कार्यकर्ताओं के ध्यान में आई और वो आवश्यकता है वृद्धाश्रम। केशव सृष्टि में हमने इसे पहले दिन से ही वृद्धाश्रम नहीं किंतु वानप्रस्थाश्रम कहा है। किशन गोपाल राजपुरिया वानप्रस्थाश्रम का प्रारंभ हुआ और आज ये वानप्रस्थाश्रम ही नहीं वृंदावन है। कुठून आलात आपण? आपण कुठून आलात? अच्छा, आपलं नाव काय? वेद पाठक. अच्छा, मी बोरिवली वेस्टून आले. तर कशासाठी आलात तुम्ही इकडे? वानप्रस्थ आश्रम पाहण्यासाठी आले. घरी कोण असतं? आमच्या घरी माझी मुलं असतात, कोणती बाहेर असल्या कारणाने आम्हाला इकडे ॲडमिशन घ्यायची जागा आम्ही त्रास आलेला. आपलं वय काय? माझं वय 65, मिसेस वय 60.
अच्छा, तुम्ही पाहिलं का आश्रम? मी पाहिलेलं नाही याचा आश्रम, पण आमच्या मिसेसला थोडी माहिती. अच्छा, कोणी सांगितलं का तुम्हाला? मिसेसने. काय सांगितलं? माझ्या मैत्रिणीने सांगितलं मला की केशवसृष्टीमध्ये आश्रम आहे, तिथे तुम्ही जाऊन चौकशी करा, छान आश्रम आहे. ठीक आहे, मग दाखवा देणार तुम्ही आश्रम बघून घ्या, आश्रमवासियांना भेटा, बघा तुम्ही काय ते दाखवा ना आश्रम. नमस्कार. नमस्कार, कुठून आलात आपण? आम्ही बोरिवली येथून आलो. आपलं आडनाव काय? आमचं आडनाव भेट पाडलं. अच्छा, इकडे आश्रम बघायला. आश्रम पाहिलं. अच्छा, तुम्ही योग्य देऊ. मी तर पोलीस डिपार्टमेंटमधून रिटायर झालो आहे. त्यानंतर सुमारे 2 वर्षापासून मी येथे माझी पत्नी आणि मी अतिशय सुखासमाधानाने जगत आहे. वेळ कसा जातो ते आम्हाला कळतही नाही. नमस्कार, तुम्हाला सांगतो वानप्रस्थाश्रम, केशवसृष्टीचा वानप्रस्थाश्रम म्हणजे सिनियर सिटीजन नंदनवन, हिरवीगार झाडं, वाचनालय, गाईचे गोठे, मंदिर, सर्व काही त्या. सकाळी उठलं की गरम चहा, 8:30 वाजता नाश्ता, त्यानंतर 12:30 वाजता जेवण, त्यानंतर 4 वाजता चहा, त्यानंतर आरती, त्यानंतर 7:30 वाजता जेवण आणि मग दूध, असा आमचा कार्यक्रम असतो. त्या दिवशी रामरत्ना स्कूलचे शिक्षक विद्यार्थी आमच्या आश्रमात आले होते. त्याने आमच्या आजी आजोबा दिवस साजरे करण्यासाठी त्याने आमच्या पाद्यपूजा केली. आम्ही गप्पा केला, खूप मजा केली. तुम्हाला सांगतो आमच्या आश्रमामध्ये लहान मोठे राष्ट्रीय आणि धार्मिक सगळे सण साजरे केले जातात. आता सध्या इकडे नवरात्रीचा उत्सव फार मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. आमच्या इकडे एक सुंदरसं एक महादेवाचं मंदिर आहे, त्यात शिवरात्रीचा उत्सव फार मोठ्या प्रमाणात होतो. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत सर्व कार्यक्रम घरगत कार्यक्रम असतात. येथे जेवणाची जी सुविधा अतिशय चांगली आहे. दररोज वेगवेगळे पदार्थ जेवणामध्ये असतात. तर जेवणामध्ये वेगवेगळे पदार्थ देतात, असे घरी पण मिळत नाही. आणि दुसरे म्हणजे कॅन्टीनचे जे इथं स्टाफ आहे आणि महाराज आहे ते आमच्या जेवणाची आणि साफसफाईची बहुत काळजी घेतात. त्याच्यानंतर सर्वसामान्याला परवडेल असे रेट आहेत. हॅलो, तुम्हाला आज ॲडमिशन घेतली का? तुम्हाला सांगते, कोरोनाच्या काळात बाहेर काही औषध पाणी जेवण खाण मिळत नव्हतं. त्या काळात आमच्या इथे सगळी व्यवस्था इतकी उत्तम मॅनेजरने ठेवली होती की जेवण खाण औषध पाणी सगळं आम्हाला व्यवस्थित मिळत होतं. हमारे यहाँ के मैनेजर इतना अच्छे है कि हमारे कभी मदद की ज़रूरत रहती तो हमारे साथ खड़े रहते. हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको घर की याद आती नहीं. तुम्हाला सांगते, या किसन गोपाल राजपुरिया वानप्रस्थांचे ट्रस्टी आदरणीय योगेंद्र राजपुरिया सर, दिव्या राजपुरिया मॅडम हे नियमित आश्रमात येतात. आश्रमातल्या रहिवासी विचारपूस करतात. प्रत्येकाच्या खोलीत जाऊन त्यांची विचारपूस करतात. त्यांना काय हवं काय नको ते विचारतात. त्यांच्या सहवासात आमचं आजार दुःख कळून जातं. ते आमचे मायबापच आहेत. सौ दिव्या मॅडमनी खूप प्रयत्न करून विक्री केंद्र चालू केलं आणि विक्री केंद्रामध्ये केशवसृष्टीची आयुर्वेदिक औषधे, शीतपेये, जीवनोपयोगी वस्तू, खाद्यपदार्थ असतात. त्याचा सर्वांना फायदा होतो. आम्ही या आश्रमामध्ये नियमितपणे येतो व येथे आम्ही आमचे कौटुंबिक सण साजरे करतो व येथील निवासांच्या प्राथमिक गरजा आम्ही पूर्ण करत असतो. केशवसृष्टीमधील किसन गोपाल राजपुरिया वानप्रस्थाश्रम म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वर्गच आहे. मी इथे गेली कित्येक वर्ष अजूनपासून येत असतो. माझ्याकडून जेवढे होईल तेवढे या लोकांसाठी मी करत असतो. इथे आल्यानंतर मला माझ्या आईवडिलांना भेटण्याचा आनंद मिळतो आणि यांच्या समवेत माझा वेळ इतका सुंदर झालो की मला माझ्या घरच्यांची सुद्धा आठवण देखील येत नाही. आम्हाला आश्रमाच्या आदिवासी लोकांसाठी जे काही मदत करायची असते ती आम्ही करतो. आश्रमातल्या लोकांनी छोटंसं विक्री केंद्र काढलेलं आहे.
त्या विक्री केंद्रात खिचा पापड, तेल, लोणचं और केशवसृष्टीची औषधं मिळतात, ती आम्ही घेऊन जातो. अशा प्रकारे आम्ही आश्रमाला मदत करतो. मैं और मेरा परिवार हमेशा आश्रम में आते रहते। परिवार का बर्थडे भी हम आश्रम वासियों के साथ मनाते। हमको बहुत आनंद मिलता है। हमने आश्रम वासियों को दूसरा परिवार माना है। अच्छा पाठक, पाहिला का आश्रम? हा पाहिला तो पाहिला. कसं वाटलं आपल्याला? एकदम चांगला वाटला तुमचा आश्रम. मग काय विचार केला? खरोखर एखादी विचार केला लोकांना विचार केला. हो. आमचं वानप्रस्थाश्रम आमचं घर, आमचं वानप्रस्थाश्रम आमचं घर, आमचं वानप्रस्थाश्रम आमचं घर, आमचं आश्रम आमचं घर. 2010 में केशव सृष्टि पुरस्कार की योजना प्रारंभ हुई। पिछले अनेक वर्षों से हम देखते हैं कि समाज में विभिन्न युवा समाज सेवा के अनेक कार्य करते हैं, जिसका समाज को लाभ मिलता है और समाज पर उसके अच्छे परिणाम भी हैं। तो ऐसे अनेक युवाओं में से किसी एक युवा के कार्य का केशव सृष्टि चयन करती है। अक्टूबर माह के किसी एक दिन केशव सृष्टि पुरस्कार प्रदान समारोह होता है। एक मान्यवर के हाथों उस युवा को सम्मानित किया जाता है, जिससे उसकी और उसकी संस्था की पहचान समाज के सामने आती है। इस उपक्रम की एक विशेषता है कि पुरस्कार चयन समिति सिर्फ महिलाओं की है और महिलाएं ये काम अधिक प्रभावी तरीके से करती हैं। निवासी विद्यालय की सफलता देखकर स्थानीय लोगों का एक आग्रह आने लगा, विशेषकर भायंदर, मीरा रोड और आस पड़ोस के गांवों से, कि स्थानीय लोगों के लिए भी एक डे स्कूल का निर्माण किया जाए। और इस आग्रह को देखकर 2010 में राम रत्न इंटरनेशनल स्कूल का प्रारंभ हुआ और इस पाठशाला को भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
समय बदलता रहता है। बदलते समय के साथ कार्य की परिभाषा में भी बदलाव होता है। सेवा कार्य कहा तो पहले विद्यालय, प्याऊ, अन्न क्षेत्र, रुग्णालय आदि विशेष रूप से ध्यान में आते थे, परंतु बदले समय में सेवा की परिभाषा और आवश्यकताएं भी बदल गईं और केशव सृष्टि भी समय के साथ आगे बढ़ा। आपके सामने एक मैं नई इक्वेशन रखता हूँ। केशव सृष्टि इज इक्वल टू एनवायरमेंट प्लस ऑक्सीजन माइनस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस चीज को, इक्वेशन को प्रूव करने के आपके सामने मैं प्रयत्न करता हूँ। पिछले 8 सालों में केशव सृष्टि ने करीब 1,20,000 बच्चों को सोलर ओवन कुकिंग सेशन में एंगेज किया है और इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ एशिया लिम्का और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम रजिस्टर हुआ। लगभग 1,20,000 बच्चों के घर तक हम पहुंचे और हमने संदेशा भेजा कि आपको फॉसिल फ्यूल का यूसेज कम करना है, आपको फ्यूचर में क्लीन एनर्जी पे ध्यान देना है। इसके आगे चलते पिछले 4 सालों के अंदर हमने करीब 4 लाख सीड बॉल की जानकारी इसके अंदर आ रही होगी, हमने जंगलों में विसर्जित करी है और इसके लिए फिर से एशिया बुक, लिम्का बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में केशव सृष्टि का नाम आया। पिछले 5 सालों से हम शहरी जंगल बना रहे हैं। करीब 7.5 लाख स्क्वायर फुट पे जंगल बना है, करीब 1,60,000 उस पर पेड़ लगाए हैं और हम 95% सर्वाइवल रेट पे काम कर रहे हैं। आइडियली तो 80 होना चाहिए, 95 पे कर रहे हैं। एक और प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ब्लैक गोल्ड, जिसको बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। पिछले 3 सालों में हमने करीब 250 टन वेस्ट को प्रोसेस किया है और करीब 125 टन कंपोस्ट बनाया है और ये पूरा कंपोस्ट सिटी फॉरेस्ट को पावर करता है। करीब 52 मंदिरों को हमने सिखाया है कि आपको निर्माल्य से खाद बनाना है और इस खाद का नाम हमने रखा है आशीर्वाद खाद। पिछले 2 साल से जितनी भी हम मीरा भाईंदर की जो नगर पालिका से जो निर्माल्य आता है गणेश जी के दौरान और नवरात्रि के समय, इसका पूरा खाद हम प्रोसेस करके वापस सिटी फॉरेस्ट में यूज कर रहे हैं। एक और विषय है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ये सबसे वेस्ट के सबसे ज़्यादा उड़ के प्लास्टिक दिखता है, तो प्लास्टिक वेस्ट में हम काम कर रहे हैं। पिछले 2 साल के अंदर हमने करीब 125 टन प्लास्टिक को लैंडफिल में जाने से बचाया है। करीब 10,000 लोगों को हमने इसमें एंगेज किया है कि प्लास्टिक दुश्मन नहीं है, आपको घर से सेग्रीगेट करना है और इसके आगे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये प्लास्टिक से एक मशीन तैयार कर रहे हैं कि जिससे हम रिवर ब्लॉक बना सकें। एक बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी से बात चल रही है कि क्या हम ब्यूटी मिल को प्लास्टिक वेस्ट से मॉडिफाई करके हम रास्ते बना सकते हैं क्या, तो इस पर भी काम चालू है। अभी कुछ दिनों में लगता है कि सक्सेस मिल जाएगा हमको। एक नई आइडिया पे हम काम कर रहे हैं। पिछले 2 साल से हम लोगों को बोलते हैं कि आप आम खाइए, आम से आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, कोविड का समय है, तो लोगों से हमने गुठलियाँ जमा करी। करीब 2 साल में करीब 1 लाख गुठलियाँ हमने जमा करी है और इसका मतलब करीब 2 टन वेस्ट को बचाया है तो गो टू लैंडफिल, और ये सब हम जर्मिनेट कर रहे हैं और केशव सृष्टि में ही एक बड़ा मैंगो फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। वैसे ही केशव सृष्टि 100% वेस्ट कंप्लायंट है। यहाँ का गोबर गैस प्लांट दिन के 2 गैस का सिलेंडर जनरेट कर रहा है। ह्यूमन वेस्ट को पूरा रिसाइकल करके पूरा पानी हम फ्लावरिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। पूरा प्लास्टिक वेस्ट जो है हम उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं। फार्म वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, पूरा रिसाइकल कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इक्वेशन आपके सामने प्रूव करी है और कुछ नए लोगों को जुड़ना है तो हम सब बिल्कुल सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। 28 अक्टूबर 2018 को माननीय मोहन जी भागवत द्वारा बाणा साहेब देवरस सभागृह का उद्घाटन किया गया। इस सभागृह के कारण स्वर्गीय बाणा साहेब जी का स्मरण होता ही रहेगा। उनके जीवन कार्य से हमें प्रेरणा भी मिलती रहेगी। केशव सृष्टि के कार्यकर्ताओं के मन में एक इच्छा हमेशा रही कि
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक केशव सृष्टि में हो। कार्यकर्ताओं का ये सपना पूरा हुआ। उद्घाटन के बाद इस सभागृह में 3 दिन तक कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस बैठक में पूज्य सरसंघ चालक जी के सामने हमने अपना निर्धार प्रकट किया था कि केशव सृष्टि अब 200 एकड़ तक सीमित नहीं रहेगी। केशव सृष्टि के कार्य का विस्तार हम बाहर भी करेंगे और प्रारंभ हो गया डोंगरी पालघर के वनवासी विस्तार में ग्राम विकास योजना। 40 गांव से प्रारंभ होकर अभी 150 गांव के विकास का कार्य चल रहा है। ग्राम विकास के काम का एक ही उद्देश्य है, सभी के सुख की कामना, चले निरंतर साधना। एक मार्च 2020 को उत्तान वनौषधि संशोधन संस्था द्वारा गीता देवी राम प्रकाश पोद्दार रिसर्च सेंटर प्रारंभ हुआ। इसका भविष्य में लाभ होगा। इसी दौरान भायंदर से लेकर गोराई के बीच केशव सृष्टि के परिसर में स्थित 20 गांवों और पाड़ों में भी विकास कार्य प्रारंभ हुआ। इस योजना को हमने नाम दिया है परिसर विकास योजना। संकट के समय ही व्यक्ति की, संस्था की परीक्षा होती है। 2020 में ही कोरोना महामारी का संकट आया। संकट भीषण था, परंतु उस समय केशव सृष्टि ने सभी आवश्यक कार्य किए। अनाज का वितरण किया, हॉस्पिटल्स में आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। आयुष काढ़ा का भी सफलतापूर्वक उत्पादन व वितरण युद्ध स्तर पर किया गया और लगभग 1,10,000 से अधिक काढ़ा के डिब्बों का वितरण हुआ। दूर सुदूर सीमा पर डटकर खड़े देश के रक्षक सिपाहियों तक काढ़ा पहुंचाया। क्वारंटाइन सेंटर खड़े किए, वैक्सीनेशन सेंटर तैयार करके वैक्सीनेशन की व्यवस्था की। अक्षय सहयोग के माध्यम से कोरोना बाधित परिवारों को आर्थिक सहायता देने से भी केशव सृष्टि ने मुड़कर नहीं देखा। प्रकृति का संकट यहीं तक नहीं रुका। लंपी वायरस ने कहर ढाया तो फिर एक बार हम सबके भीतर का वो कर्तव्य भाव जागृत हुआ और लगभग 1,100 गायों के टीकाकरण का कार्य अति अल्पावधि में पूर्ण किया गया। कार्यकर्ता का कर्म एक निरंतर साधना है, एक तपस्या है, एक जीवन व्रत है। हम सबकी माँ, हमारी परम पूजनीय भारत माँ, उसी के लिए जिएंगे, उसी के लिए मरेंगे। जय हिंद।
भारत माता की जय। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते। एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हमने पिछले 1 घंटे में केशव सृष्टि के 40 वर्षों की जो यात्रा है वो उसका एक हाईलाइट जिसको हम बोल सकते हैं वो देखा है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये यात्रा का ये लक्ष्य नहीं था, अभी तो ये यात्रा शुरू हुई, यानी एक पड़ाव कह सकते हैं इस यात्रा को। और आगे इस यात्रा के माध्यम से केशव सृष्टि और अपने जो कार्यकर्ताओं की शक्ति है उसके माध्यम से इस कार्य को दशों दिशाओं में ले जाएं, ऐसा अपना प्रयास रहेगा। इस विषय में आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच माननीय अरुण कुमार जी उपस्थित हैं। अरुण कुमार जी बचपन से स्वयंसेवक हैं और अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह सर कार्यवाह हैं। उनके साथ श्री सुरेश बगेरिया जी उपस्थित हैं मंच पर। आप मुंबई महानगर के माननीय संघचालक हैं। उनके साथ में हमारे केशव सृष्टि के अध्यक्ष श्री एस एस गुप्ता जी उपस्थित हैं। अभी जैसे हम सब ने देखा कि इस केशव सृष्टि की जो हम बात कर रहे हैं उसमें डॉक्टर अजिंक्य, उनका परिवार, जो हम महादानी डॉक्टर अजिंक्य परिवार जिसके उस नाम से हमने देखा जाना और उनके बारे में सुना, तो मैं श्री अरुण कुमार जी से निवेदन करूंगा कि उस परिवार से डॉक्टर महेश जी और वैजयंती भाभी उपस्थित हैं, आप उनका पुष्पगुच्छ देके स्वागत करें और आभार करें। हमने अभी अपने ऑडियो विजन में देखा श्री मुकुंद पणशीकर जी ने केशव सृष्टि के प्रारंभ में कैसे हम सबका मार्गदर्शन किया। लेकिन जब मुकुंद पणशीकर जी जब प्रांत का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, सौभाग्य से आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं, तो मैं अरुण जी से निवेदन करूंगा कि उनका भी पुष्पगुच्छ देके स्वागत करें और हम सबका उत्साह बढ़ेगा उससे। 'देखा कि गौ माता को लंपी जो वायरस से पूरे देश की गौ माता इफेक्टेड है, उससे परेशानी हुई है। हमारी केशव सृष्टि गौशाला ने भी उस पर बहुत त्वरित कार्यवाही करी, तो बहुत तुरंत एक्शन लिया। और हमारे केशव सृष्टि गौशाला के कार्यवाह वो स्वयं भी एक डॉक्टर हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्होंने भी पूरा समय और पूरी ताकत से इस विषय को एड्रेस किया और 1100 गायों को मीरा भाईंदर की उनको वैक्सीनेट किया, उनको लंपी वायरस से उनको वैक्सीनेट किया। मैं श्री सुरेश जी से निवेदन करूँगा कि उनका स्वागत करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। चालीस वर्ष पूर्ण होने पर केशव सृष्टि समाचार का एक विशेष अंक आज उसका प्रकाशन हुआ है। मैं गौरव जी से कहूँगा कि एक बार आप भी मंच पे आए और आज उस अंक का विमोचन अरुण कुमार जी, सुरेश जी, गुप्ता जी उनके हाथों से हो, ऐसा निवेदन है। इस 40 वर्ष के अंत में, जैसे हमने अभी वीडियो में देखा, काफ़ी सभी संस्थाओं का एक यात्रा, 40 वर्षों की एक यात्रा और विशेष पड़ाव जो हमने केशव सृष्टि में देखने को मिलेंगे भी, वो इसका एक प्रकाशन किया। अभी कार्यक्रम की रचना जो है, अभी जो समय बचा है मैं उसका आपको जानकारी देता हूँ। अभी एक वैयक्तिक गीत होगा, उसके बाद माननीय अरुण कुमार जी का मार्गदर्शन होगा।
पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। सब समाज को साथ लिए आगे है बढ़ते जाना। इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं। जहाँ पूर्णता मर्यादा हो सीमा की डोर नहीं। सभी दिशाएं मिल जाती हैं उस अनंत नभ को पाना। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। छोटे मोटे फल को पाने यह न परिश्रम सारा है। देवों को भी दुर्लभ है जो ऐसा संग हमारा है। सफल राष्ट्र का अनुपम वैभव। सफल राष्ट्र का अनुपम वैभव इस भांति से है नाना। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। वैभव तबही सच्चा समझे सब सुख पाए लोक सभी। बाधाओं भय कुंठाओं से मुक्त धरागत शोक सभी। गुण की पूजा न्याय व्यवस्था निखिल विश्व में सरसाना। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। इस महान उद्देश्य प्राप्ति हित लगे भले जीवन सारा। एक जन्म क्या बार बार हो इसी हेतु जीवन धारा। जिए इसी हित और मृत्यु को। जिए इसी हित और मृत्यु को इसी हेतु है अपनाना। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। आगे है बढ़ते जाना। आगे है बढ़ते जाना। केशव सृष्टि इस सारे जो कार्यों का एक समुच्चय है उसके माननीय अध्यक्ष श्री एस गुप्ता जी, मंच पर विराजमान मुंबई महानगर के माननीय संघ चालक और इस कार्य के साथ काफ़ी लंबे समय से जो जुड़े हुए हैं श्री सुरेश बगेरिया जी,
एवं अपनी इस केशव सृष्टि की यात्रा में केवल साक्षी नहीं अपितु सक्रिय भागीदार बनकर जिन्होंने सारी रचनाओं को खड़ा करने का काम किया है, ऐसे मेरे सामने उपस्थित सारे कार्यकर्ता बंधुओं बहनों एवं अन्य निमंत्रित बंधु, केशव सृष्टि के इस कार्यक्रम का निमंत्रण एक 20-25 दिन पूर्व श्री सुरेश जी ने दिया। मैंने उनसे पूछा था कि अपेक्षा क्या है। उन्होंने कहा कि केशव सृष्टि की यात्रा के, जिसको कहते हैं कि भूमि पूजन और उससे प्रारंभ होकर एक 40 वर्ष हो गए हैं और एक सक्रिय यात्रा के कार्य में जो परिवर्तित होना प्रारंभ हुआ तो 25 वर्ष उसके पूरे हुए। उस उपलक्ष्य में इसके साथ जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को निमंत्रित करने वाले हैं। ऐसे सब कार्यकर्ताओं को एक सफलता की प्राप्ति का जो आनंद होता है, उस आनंद में आप भी भागीदार बनिए, ऐसी हमारी इच्छा है। और फिर कहा कि थोड़ा आगे का मार्गदर्शन भी करिए। तो मैंने कहा पहला काम तो कर लूंगा, दूसरे काम की मुझे कोई आवश्यकता लगती नहीं है। उसका कारण है, जिस कार्य के अंदर प्रारंभ से ही माननीय मुकुंदराव जी पंशीकर जैसे लोग, उनकी कल्पना और प्रेरणा से काम शुरू हुआ। बाबा मैकर जैसे लोगों का संकल्प था, महादानी शरदचंद्र अजिंक्य जी जैसे लोग उसके साथ जुड़ गए और समय समय के ऊपर परम पूजनीय बाला साहब, रज्जू भैया, पूजनीय सुदर्शन जी, वर्तमान के पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय अशोक जी, जगत गुरु शंकराचार्य काची कामकोटि पीठ के आचार्य जयेंद्र सरस्वती, ऐसे सब लोगों ने क्या करना इसको लेकर पर्याप्त मार्गदर्शन किया है। उसको स्मरण रखकर हम आज तक चले हैं, उसको स्मरण रखकर ही आगे चलेंगे तो अपना काम चलता रहेगा। मेरे लिए उसमें कुछ बहुत जोड़ने के लिए नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे अवसर पर आप सब लोगों का अभिनंदन करना चाहिए। इस अभिनंदन के लिए किसी को आना चाहिए, इसलिए मैं आता हूं और इसीलिए मैं आप सबका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। बहुत ज्यादा कुछ करने की बात जोड़ने वाला नहीं। ये जो सारी केशव सृष्टि की यात्रा है, हम संघ के काम में विश्वास रखते हैं कि संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है। ईश्वर की योजना से प्रारंभ हुआ है, इसलिए विजय सुनिश्चित है। और इसलिए कोई भी कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो कार्य प्रारंभ होते ही हमारे मन के अंदर एक भाव रहता है कि अंततोगत्वा जो सोचा है वो होने तो वाला ही। इसलिए मन में कोई सवाल नहीं आता। इतना अवश्य है कि जब काम प्रारंभ करते हैं तो कठिनाइयां आती हैं। क्या कठिनाइयां आएंगी इसकी कल्पना नहीं, लेकिन प्रारंभ से हम सब लोगों को संघ का एक संस्कार है कि ईश्वर की इच्छा से काम चल रहा है, अंततोगत्वा ये पूर्ण होगा। कब होगा? जब उसकी इच्छा है। और तब तक क्या करना है? तो तब तक अपने को प्रयास करना है। पूरा प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो इसका अर्थ है कि अभी अपने प्रयास में कुछ कमी है, तो और करिए। धैर्य के साथ भगवान पर भरोसा रखते हुए और अपने को सौभाग्यशाली मानकर कि निमित्त रूप में हमको इस काम का भागीदार बनने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उस निमित्त मात्र का एहसास अपने मन में सदैव स्मरण रखते हुए और जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक इसको करते जाए। वास्तव में आज इस सारी सृष्टि की, केशव सृष्टि की यात्रा की 40 वर्ष की जो कहानी आप देख रहे थे, 1982 में काम प्रारंभ हुआ तो 15 वर्ष तो काम प्रारंभ करने में ही लग गए। वो सारी जो चुनौतियां थी उनमें से पार पाना और एक 25 वर्ष के अंदर आज जो स्वरूप खड़ा हुआ है, शायद जिस समय प्रारंभ किया था ऐसी कल्पना नहीं।
और अभी आगे भी और आगे बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये प्रभु की इच्छा का जो काम है, जिसके अंदर हम सब लोग निमित्त बनकर जुड़े हैं, हमको अपने जीवन को सार्थक करने का अवसर मिला है, ये भाव सदैव अपने मन में रखते हुए और इस निमित्त मात्र के भाव को ध्यान में रखते हुए इस काम में आगे भी हम बढ़ते जाएं। इसी भाव को आगे रखेंगे तो फिर हम जो आज नहीं सोचा उस तक भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस सारी यात्रा के अंदर जिन्होंने भी योगदान दिया, उन सब लोगों का स्मरण, उनका अभिनंदन और उनके उस कालखंड के अंदर जो चुनौतियां कठिनाइयां आई उसमें से कैसा रास्ता निकाला, उसकी प्रेरणा प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उनका स्मरण करना मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम का पहला भाग है। वो हमने केशव सृष्टि की फिल्म में भी देखा, अपने इस बौद्धिक वर्ग में आपके सामने विषय प्रस्तुति करते हुए मैं प्रारंभ में उसको भी स्मरण करता हूं। संघ की प्रेरणा से हम सब लोग काम कर रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने जब संघ का काम प्रारंभ किया तो संघ यानी एक समाज परिवर्तन का बड़ा जन आंदोलन। संघ प्रारंभ करते ही हमारे मन में स्पष्टता, व्यक्ति निर्माण से समाज परिवर्तन। ये जो व्यक्ति निर्माण से समाज परिवर्तन की यात्रा है, अंततोगत्वा राष्ट्र का निर्माण करना है तो व्यक्ति का निर्माण करना होगा। और इसके अंदर हमने सेवा को एक महत्व का हिस्सा प्रारंभ से माना। ये व्यक्ति निर्माण का जो काम है, इस व्यक्ति निर्माण के काम में, संघ के काम में सेवा यह प्रारंभ से महत्वपूर्ण आयाम है। 1925 में संघ प्रारंभ हुआ, 1929 तक आते आते विदर्भ प्रांत के 11-12 जिलों में काम संघ का पहुंच गया। 31-32 शाखाएं हो गई। उस समय एक बड़ी महत्व की बैठक है। उस बैठक के अंदर पहली बार सब माननीय संघ चालकों ने मिलकर निर्णय किया कि परम पूजनीय डॉक्टर साहब संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक के नाते इस दायित्व को संभालेंगे। तब तक डॉक्टर साहब सरसंघ चालक नहीं। बाद में संघ की स्ट्रक्चर बना, संघ की रचना हुई, संघ के अंदर किस प्रकार के दायित्व रहेंगे। उस समय डॉक्टर साहब ने डायरी के अंदर लिखा कि संघ के कार्य के कौन कौन से विभाग रहेंगे। तो उन्होंने उस समय कहा कि 5 विभाग संघ के काम के अंदर रहेंगे, शारीरिक, बौद्धिक, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा निधि, फिर सेवा और 5वां था उसके अंदर प्रसिद्धि। अब ये 5 आयाम ये संघ के काम के प्रारंभ के। प्रसिद्धि यानी प्रचार, प्रचार यानी समाज जीवन के अंदर अपने विचार का प्रचार। और ये केवल कहा नहीं, संघ के काम के प्रारंभ के अंदर ही सेवा की दृष्टि से मेडिकल की सेवा, और उसके लिए उस कालखंड के अंदर 1930-31 के अंदर नर्सिंग यूनिट भी बनी, उसका एक स्वास्थ्य चिन्ह भी तय हुआ। उस कालखंड में जितनी अपनी ताकत थी, क्योंकि शाखाएं तो बहुत थोड़ी थी, 30-32 ही शाखाएं थी उस समय 1929 के अंदर। कांग्रेस के जितने आंदोलन चलते थे, उन आंदोलनों के अंदर उस समय जब प्रदर्शन होते थे तो वहां तरह तरह की आवश्यकताएं पड़ती थी। वहां पर मेडिकल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब ये उस समय जाकर अपने स्वयं से करते थे। स्थान स्थान पर कुछ विशेष कार्यक्रम है तो उनमें जाकर भी सेवा करना, समाज के आयोजनों में भी सेवा करना। ये सेवा संघ के काम का जैसे जैसे संघ की ताकत बढ़ती रही, जहां जहां आवश्यकता वहां जाकर सेवा, जैसी परिस्थिति अपनी ताकत के अनुसार सेवा ही अपने काम का हिस्सा रहा। और लोगों ने उसको विशेष रूप से देखा 1947 के अंदर, जिस समय विभाजन हुआ। वो अभूतपूर्व परिस्थिति थी। उस परिस्थिति के अंदर सब स्थानों के ऊपर विभाजन के जो विस्थापित थे उनकी सहायता के लिए समिति बनी, पंजाब में बनी, बंगाल में बनी, राहत कैंप लगाए गए, बाकी सब। और जितने प्रकार के काम उस समय आवश्यक थे वो तात्कालिक उनके उस समय राहत शिविरों की स्थापना से लेकर बाद में पुनर्वास, और बहुत सारी जो ऐसी बहनें जो जिनके परिवार में रहे उनको दोबारा से परिवारों में स्थापित करना, ऐसे सारे काम उस कालखंड में अपने लोगों ने किए।
प्रारंभ से संघ की व्यक्ति निर्माण के अंदर दो बातें हमने जोड़ी हैं जिसको हम सेवा के माध्यम से प्रकट करते हैं। हमारी सेवा की कल्पना बाकी समाज की सेवा की कल्पना से अलग है। कोई सेवा करने वाला है, कोई सेवा प्राप्त करने वाला है, ऐसा संघ की सोच नहीं। हमने जीवन का मूल्य ये सेवा माना। ये हिंदू संस्कृति का महत्व का हिस्सा है और हिंदू का मतलब यानी जिसके जीवन में सेवा का मूल्य, करुणा, सेवा, आत्मीयता, अपनापन। और इसीलिए हम जब सेवा करते हैं तो उसके पीछे की दो प्रेरणाएं हमारी रहती है। एक हम संघ की प्रार्थना में रोजाना बोलते हैं, वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता। हम कौन है? तो संघ के स्वयंसेवक जब भगवान के सामने खड़े होकर अपना परिचय कराते हैं तो अपना परिचय कराते हुए हम दो शब्द बोलते हैं, वयम हिंदू राष्ट्रांग। हम इस हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। ये शरीर करोड़ों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। शरीर के बहुत सारे अंग प्रत्यंग, हर अंग प्रत्यंग दिखने में अलग है, सबके अपने अपने काम है, सब अपना काम करते हैं, लेकिन सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज के जो मेडिकल की साइंस और विज्ञान को जानते हैं उनको मालूम है ये करोड़ों कोशिकाएं जो हैं ये सब अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। ये सारा स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए अंतोगत्वा एक शरीर के साथ आबद्ध है। और इसीलिए शरीर के अंदर कभी कभी गुस्सा आता है तो गुस्सा किसको आता है? केवल आंखें जो देखती हैं उसको नहीं आता, वो दिमाग जो एनालाइज करते हैं उसको नहीं आता। गुस्से का प्रकटीकरण चेहरे के ऊपर होता है, लेकिन शरीर की प्रत्येक जो कोशिका होती है उसके अंदर उसका एहसास होता है, पूरे शरीर में उसका एक तनाव बन जाता है। आनंद होता है तो प्रत्येक कोशिका को आनंद होता है। भय की स्थिति आती है तो पूरा शरीर एकदम भयग्रस्त होता है, हर कोशिका भयग्रस्त होती है। जैसे ये शरीर है, आनंद भी सबका एक है, दुख की संवेदना भी सबकी एक है, भय भी सबका एक होता है। ऐसे ही ये राष्ट्र को भी हम एक मानते हैं। इस राष्ट्र के 140 करोड़ लोग एक शरीर के अंगभूत घटक हैं। किसी शरीर के एक हिस्से के अंदर कष्ट आता है तो उसका एहसास पूरे शरीर को उसी रूप में होना चाहिए जिस हिस्से में उस शरीर के हिस्से को। और स्वाभाविक तौर के ऊपर पूरा शरीर की हर कोशिका ये सोचना प्रारंभ करती है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। हर बात दिखती नहीं है, कुछ दिखती है, लेकिन सब अपना अपना योगदान करना प्रारंभ करते हैं। वास्तव के अंदर एक जीवंत शरीर की निशानी यही है कि उसके अंदर करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं सब एक दूसरे के साथ आबद्ध है। नहीं तो कहेंगे लगवा मारा जा रहा है, नहीं तो कहेंगे एक सेमी पैरालिटिकल सिचुएशन है। कभी कभी किसी हिस्से के अंदर डिस्कनेक्ट हो जाता है, रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है तो वहां गैंग्रीन बन जाता है। ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है ये 140 करोड़ लोग इस देश के अंदर जो हैं ये इस शरीर के अंगभूत घटक है। हम सब एक अंगांगी भाव के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किसी एक का दुख उसका नहीं है, वो सबका है। किसी एक का कष्ट उसका नहीं है, सबका है। और ये भाव मन में लेकर हम काम करते हैं। जहां पर भी अभाव है, जहां पर भी चुनौती है, जहां पर भी संकट है, जहां पर भी कष्ट है, वो हमारे पर है। ये भाव सब संघ के व्यक्ति निर्माण के अंदर इस सेवा के भाव को लेते हुए एक दूसरा भाव हम सबके मन में रहता है, वो है परिवार भाव। परिवार के अंदर हम सब लोग एक दूसरे के साथ आबद्ध रहते हैं। संघ का काम करते हुए किसी ने कहीं पर एक परिचय कराया, ये बड़े महान देशभक्त हैं, ये बहुत बड़े देश की सेवा कर रहे हैं। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने तुरंत कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये शब्द मत बोलिए। घर के अंदर मेरी मां बीमार है, उस मां की सेवा करना ये मेरा फर्ज है। अगले दिन खड़ा होकर मैं ये नहीं कहता रात को मेरी मां बड़े कष्ट में थी, रात भर जागकर मैंने उसकी सेवा की। लोग कहेंगे, हंसेंगे, कहने की क्या बात है। नहीं करते तो प्रश्न था, तुम्हारी माता जी हैं, तुम नहीं सेवा करोगे तो कौन करेगा। मेरे घर के अंदर
मेरा छोटा भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार पर कोई व्यक्ति कष्ट कर जाता है, उसके अंदर खर्च करना, उसके साथ खड़ा होना, हर प्रकार से उसके लिए प्रयास करना, ये एहसान नहीं है, ये सेवा नहीं है, ये फर्ज है, ये दायित्व है, ये कर्तव्य है। अगर ये नहीं है तो परिवार नहीं है। हम समाज के अंदर जब काम करते हैं तो समाज में काम करते समय हम एहसान नहीं करते, हम किसी के लिए कुछ करते नहीं है, कोई लेने वाला कोई देने वाला नहीं है। समाज जीवन के अंदर हम जो कुछ भी करते हैं ये कर्तव्य भाव और दायित्व बोध के साथ। वास्तव के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस व्यक्ति निर्माण से समाज परिवर्तन की इस यात्रा में हम जब व्यक्ति की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति में वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता इस भाव को जगाते हुए कर्तव्य भाव से, दायित्व बोध से जहां आवश्यकता है, जैसी आवश्यकता है, जितना सामर्थ्य है उन अनुसार काम करते जाए। मैंने प्रारंभ में कहा कि संघ में ये सेवा का जो मूल्य है, जैसे जैसे अपना काम बढ़ता गया, जैसी जैसी क्षमता थी, आवश्यकताएं ध्यान में आती गई, संघ इस दिशा में चल रहा। प्रारंभ में ताकत कम थी तो प्रयास भी सीमित होते, आपदाओं में हम ज्यादा लगते थे। युद्ध हो गया 62 का, 65 का, 71 का, उस युद्धों में काम करना। देश में अचानक आपदाएं आ गई, दुर्भिक्ष हो गया, बिहार के अंदर अकाल आ गया, कहीं पर भूकंप हो गया, उसमें काम करना। ध्यान में आया कि कोई समाज है जहां बहुत बड़ी आवश्यकता है, तुरंत काम करना पड़ेगा, इंतजार नहीं कर सकते। तो 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से वनवासी क्षेत्र का काम प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे करके संघ की शक्ति बढ़ती चली गई। समाज जीवन के अंदर इस शक्ति बढ़ते बढ़ते आपातकाल के बाद देश में अनुकूलता का वातावरण बन गया, समाज भी संघ के साथ जुड़ना प्रारंभ हो गया। तो हमने इस सेवा को बड़े पैमाने पर करना शुरू किया। विद्या भारती के माध्यम से जहां जरूरतमंद क्षेत्र हैं वहां विद्यालयों का फैलाव करना। उसी कालखंड के अंदर सेवा भारती स्थान स्थान के ऊपर प्रांतों में संस्थाएं बनाकर समाज के अंदर ऐसी सेवा बस्तियों में जाकर काम करना। और 1989 में परम पूजनीय डॉक्टर साहब की जन्म शताब्दी आई तो विधिवत अपने संगठन में सेवा विभाग के माध्यम से हमने उस सेवा के कार्य को संस्थाएं बनाकर स्थान स्थान पे करना प्रारंभ किया। उस कालखंड में केशव सृष्टि जैसी अनेक संस्थाएं बनना प्रारंभ ये। आज सारे देश के अंदर ऐसी सैकड़ों सैकड़ों संस्थाएं अपने अपने स्थान के ऊपर समाज को साथ लेकर बहुत तरह के बहुआयामी, जहां जहां आवश्यकता, जैसे जैसे काम, वैसे वैसे काम। और आज सारे देश के अंदर संघ की पहचान में सेवा एक महत्व का तत्व भी है। इसका अनुभव हम सब लोगों को आता है। उसी कालखंड के अंदर केशव सृष्टि ने भी अपना एक दायित्व समझकर अपने कुछ स्वयंसेवकों ने जो काम प्रारंभ किया, आज एक विकसित रूप में एक और दिखने लायक काम, और केवल दिखने लायक नहीं, बाकी सबके लिए भी प्रेरणादायक काम खड़ा हुआ है। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा में इस सेवा का जो महत्व का तत्व है, ये हम सब लोगों के ध्यान में स्मरण रहना चाहिए। आज हम जब एक महत्वपूर्ण चरण पर पहुंचे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यात्रा का कोई अंतिम लक्ष्य लेकर तो हम चले नहीं थे, इसी को हम अपने गीत में भी बोल रहे थे। तो आगे क्या करना, इस नाते एक 3-4 बातें आपके सामने रखने की भी मुझे ऐसा निर्देश हुआ, वो मैं आपके सामने विचारार्थ रखने का प्रयास करूंगा। संघ की आज के समय सेवा करने वाली सब संस्थाओं से कल्पना क्या है, और विशेषकर ऐसी केशव सृष्टि जैसी संस्थाएं जिसके नाम के साथ भी केशव है, डॉक्टर साहब है, तो उसका थोड़ा दायित्व और भी बढ़ जाता है। बहुत कम संस्थाएं हैं जिनका नाम सीधा परम पूजनीय डॉक्टर साहब या उनके साथ जुड़ा हुआ है। आज के कालखंड के अंदर ये जो सेवा की अपनी जो सारी संकल्पना है, उसमें आने वाले समय में एक 10, 20, 25 वर्षों में संघ किस दिशा में सोचता है, तो सोचने की दिशा में 4 छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब लोग विचार करें। पहली बात अपनी सेवा की कल्पना है कि जहां आवश्यकता है वहां पर अपना सेवा का कार्य करना चाहिए।
और ये आवश्यकता की बात जब हम कहते हैं तो तीनों बातें हैं। समाज के कुछ वर्ग हैं जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े। जिस समय भारत का संविधान बना तो संविधान का सारा कार्य पूर्ण हो गया, तो उस समय उस सारे संविधान के कार्य पूर्ण होने के पश्चात एक उस समय जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्व का योगदान किया, ऐसे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने एक अपने भाषण के अंदर बहुत महत्व की बात की। उन्होंने कहा कुछ समय बाद ये संविधान देश के अंदर लागू होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बनेगा। भारत के इतिहास की एक महत्व की घटना उस दिन घटने वाली है। और वो घटना क्या है? बहुत लंबे समय के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश में देश का प्रत्येक व्यक्ति लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली दे विल बी इक्वल। कानूनी तौर पर, संविधान के तौर पर वी विल ऑल बी वन। हम सब एक होंगे, हम सब एक होंगे लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली। कोई राजा प्रजा इसमें कोई अंतर नहीं। इसके बाद देश के अंदर लोकतंत्र आएगा, चुनाव की प्रक्रिया होगी, 1 पर्सन 1 वोट, सबका समान वोट होगा, किसी की कीमत ज्यादा कम नहीं। समाज जीवन के अंदर समाज का प्रत्येक व्यक्ति ये संवैधानिक तौर पर एक होगा। लेकिन उन्होंने कहा उसके बाद भी इस देश के अंदर एक कॉन्ट्राडिक्शन तो रहेगी। लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली वी विल बी वन, बट इकोनॉमिकली एंड सोशली वी विल नॉट बी इक्वल। सामाजिक और आर्थिक तौर के ऊपर समाज में विषमता रहेगी, भेद रहेगा। और उन्होंने कहा कि इस खाई को हमको जल्दी से जल्दी काटना। वास्तव के अंदर ये जो संविधान के अंदर हमने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये जो हम भारत के लोग हैं, जो हमने एक माना है, ये वास्तव में तब होगा जब हम लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली के साथ सोशली एंड इकोनॉमिकली वी विल बी आल्सो इक्वल। उन्होंने कहा कि इस काम को जल्दी से जल्दी करना। बहुत लंबे समय तक ये कॉन्ट्राडिक्शन चलेगा। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन ज्यादा लंबे समय तक चला और आर्थिक सामाजिक रूप से ये देश में एक नहीं रहा, तो समाज के अंदर फिर भेद खड़े होंगे, संघर्ष खड़े होंगे, और उस समय देश तोड़ने वाली शक्तियां उसका लाभ उठाने का प्रयास नहीं करेंगी। आज देश के अंदर हम देखते हैं बहुत बड़ी मात्रा में समाज जीवन के अंदर ऐसी अनेक शक्तियां हैं, क्योंकि इस सारी यात्रा के अंदर इतने वर्ष में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया। हम पहले से बहुत आगे बढ़े। समाज के अंदर अंतिम व्यक्ति का विचार कर कर अनेक तरह के प्रयास सामाजिक और सरकारी दोनों स्तर पर हुए। लेकिन उस सब के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि इस देश में इकोनॉमिकली एंड सोशली वी आर। वास्तव के अंदर आने वाले समय के अंदर समाज के ऐसे सब वर्ग, जिन वर्गों के अंदर अभी भी समाज में हम एक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समता और समानता का भाव पैदा नहीं कर पाए, आज भी विषमता है, आज भी भेद है, उसको दूर कैसे करें। इस सारी दृष्टि से बहुत तरह के प्रयास हैं। समाज जीवन के अंदर ऐसे वर्ग हैं जिन वर्गों में काम कर रहे हैं। समाज जीवन के अंदर ऐसे वर्गों में अनुसूचित जाति हो सकता है, जनजाति हो सकता है, घुमंतु समाज हो सकता है समाज जीवन के अंदर। और इतना ही नहीं, समाज जीवन में धीरे धीरे करके कुछ ऐसे भी वर्ग ध्यान में आते हैं जो एक विशिष्ट जीवन के कारण से एक विशिष्ट जीवन में उनका कोई दोष नहीं है। खासकर कोरोना के कालखंड में बहुत लोगों को बहुत सारी बातें ध्यान में आई। सारे उसमें से बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट चिल्ड्रंस रहते हैं जिनका जन्म फुटपाथ पर हो गया और उनका कोई दोष नहीं। बहुत सारे देश के अंदर ऐसे काम चलते हैं, कुष्ठ रोगियों के बच्चे वो कुष्ठ रोगी नहीं होते, लेकिन कुष्ठ रोगी के बच्चे कुष्ठ आश्रम में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनकी एक आइडेंटिटी हो जाती। सामान्य समाज में वो समरस नहीं हो पाता। समाज जीवन के अंदर जन्म के साथ कुछ अपनी बाधा लेकर, जिनको आज दिव्यांग कहा जाता है, ऐसे समाज के लोग समाज के अंदर दुर्भाग्य से ऐसे कई तरह के जीवन जीने हैं जिनको समाज जीवन में वो सामने हैं, देह व्यापार में लगी बहनें, उनके बच्चे हैं, ऐसे सब कितने तरह के विषय हैं
जब हम विचार करते हैं तो अब समाज के अंदर हमको सोचने की आवश्यकता है। एक समय समाज में सेवा यानी जनरल सेवा करने की बात थी, अभी समाज जीवन में एक एक वर्ग को चिन्हित करके उस वर्ग के बारे में विचार करके उस वर्ग के लिए विशिष्ट योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है। एक एक वर्ग के बारे में अलग अलग ढंग सबकी चुनौतियां अलग है, सबकी समस्याओं का रूप अलग है, सबकी आवश्यकताएं अलग है, सब में काम करने की शैली थोड़ी अलग से रहेगी। इसके लिए समाज जीवन के अंदर विचार करना ऐसे संगठन की सेवा की एक दिशा है। समाज जीवन के अंदर हम जब विचार करते हैं तो पिछले 100 साल दुनिया एक अलग दिशा में चली। ये जो विकास की विकृत अवधारणा हो गई, उसके अंदर समाज का चिंतन नहीं था। मनुष्य शिक्षित हो गया, वैज्ञानिक हो गया, जीवन में से विज्ञान खड़े हो गए, शिक्षा के साथ अहंकार आ गया, उस अहंकार में प्रकृति को जीतने चल पड़ा और धीरे धीरे करके समाज जीवन में हजारों हजारों वर्षों का संतुलन बिगड़ गया। अभी हम सब देख रहे थे, आज कई तरह की समस्याएं जो आज हमको महसूस होती हैं वो इस विकास की विकृत अवधारणा के कारण से है। पर्यावरण के संकट है, पारिस्थितिकी के संकट है, और एक बहुत बड़ी मात्रा में जो भारत का हजारों वर्षों का अपना एक स्वावलंबी विकेंद्रित अनुभव सिद्ध जीवन था, जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध होता था। भारत की विशेषता भारत सोने की चिड़िया नहीं था, भारत समृद्ध था। भारत का सामान्य समृद्धि जो है ये सामान्य व्यक्ति के साथ है। लेकिन अभी एक देश के अंदर अलग चित्र है, जीडीपी बढ़ता है लेकिन गांव दुर्बल होते हैं, वो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। शहरों में आते हैं तो शहर भी बढ़ते हैं, शहर के साथ स्लम्स भी बढ़ते हैं। ये जो एक समाज जीवन के अंदर एक द्वंद्व खड़ा होता जा रहा है, ये सारे में से समाज के अंदर व्यक्ति के सुख के लिए अनेक प्रकार के साधन आ रहे हैं, लेकिन पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संकट खड़े हैं। तो हमको जब विचार करना है तो ये जो नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, इनके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। गांव से पलायन ना हो, गांव समृद्ध बने, नगरों में जो स्लम्स है ये स्लम्स ना रहे, न्यूनतम आवश्यकताएं तो वहां भी पूरी होनी चाहिए। उसके लिए जीवन एक सम्मानजनक जीवन कैसे हो सकता है, ऐसे कितने विचार आने वाले समय में हमको करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जब सेवा के नाते हम सब चिंतन करते हैं तो सेवा के नाते चिंतन करते हुए ऐसे ये दोनों महत्व के तत्वों को हम लेकर विचार करते हैं। लेकिन एक तीसरा जो महत्व का तत्व है जिसको लेकर विचार करना, वो और एक है जो आज के मुझे लगता है कि अपने लिए बहुत महत्व का एक सुखद देश के अंदर वातावरण बना है। सब मिलाकर देश की स्वाधीनता के बाद सब लोगों के जो प्रयास प्रारंभ हुए, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक सामाजिक तौर पर, समाज जीवन में जो वातावरण बनना प्रारंभ हुआ, आज एक समाज के अंदर एक अद्भुत सक्रियता का वातावरण दिखाई देता है। हम जब विचार करते हैं तो ये जो संघ की यात्रा की जब मैं बात करता हूं तो 1978-79 के बाद जिसको मैंने कहा अनुकूलता हो गई, हमने काम प्रारंभ किया, समाज सहयोग करता था। कोरोना के कालखंड के अंदर और खासकर पिछले 5-10 साल में, उससे पहले भी कोरोना में विशेषकर हमको एक अनुभव आना प्रारंभ हुआ, और वो अनुभव इस बात का आना प्रारंभ हुआ कि पहले हम काम करना करते थे, लोग सहयोग करते थे। अभी ध्यान में ऐसा आता है कि लोग बढ़कर काम करना चाहते हैं। हम सोच रहे होते हैं इससे पहले लोग काम प्रारंभ करते हैं। सारे देश के अंदर एक अद्भुत सक्रियता का वातावरण है। सामान्य समाज आज कुछ करना चाहता है, सामान्य समाज में करने की एक इच्छा है, और इसके कारण से बहुत सारे लोग काम करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पे काम कर रहे हैं, छोटी छोटी संस्थाएं बनाकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि केशव सृष्टि जैसी संस्थाओं का एक बड़ा काम ऐसा है जो स्वयं प्रेरणा से अपने अपने स्थानों पर काम कर रहे हैं, काम करना प्रारंभ कर दिया है या काम करने की सोच रहे हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना, उनका सहयोग करना, उनका हैंड होल्डिंग करना, उनको आवश्यक प्रशिक्षण देना, और काम करते करते कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा।
काम करते करते कभी एक स्थान पर आकर वो खड़े हो जाते हैं, उससे आगे कैसे बढ़ना है उनको समझ नहीं आता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो काम प्रारंभ करना चाहते हैं, मन में विश्वास नहीं आता कि प्रारंभ करेंगे तो हम प्रारंभ करके सफल होंगे क्या, बाकी लोग सहयोग करेंगे क्या, कर पाएंगे क्या। कुछ लोग ऐसे होते हैं करना प्रारंभ कर देते हैं, कठिनाइयां आती हैं, उसके कारण से थोड़ा मन में कभी कभी हताशा निराशा आती है। क्या केशव सृष्टि ऐसी सब संस्थाओं, ऐसे सब काम करने वाले लोग, उनके साथ नेटवर्किंग कर सकता है? जो भी काम कर रहा है या काम करना चाहता है, उन लोगों के साथ अपना संपर्क संबंध बनाना, उसका संपर्क संबंध बनाना और उनको आवश्यक सहयोग करना। ऐसे सारी सेवा करने वाली सैकड़ों हजारों संस्थाओं की नेटवर्किंग करना। वो जिस भी क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं उसके लिए ऐसे समाज जीवन के अंदर एक सक्रियता का जो वातावरण है, इस सक्रियता के वातावरण में जो काम करना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसे सब लोगों का सहयोग करना ये एक बड़ा महत्व का काम है, एक बड़े महत्व की आवश्यकता है। मैं देश भर में जब घूमता हूँ तो मैं जब लोगों से पूछता हूँ तो मुझे अनुभव आता है कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है या करना चाहता है। संकट सबका एक ही होता है कि करते समय उनको जो दिक्कत आती है, रास्ता समझ नहीं आता, इसके बाद क्या करना है। तो वास्तव के अंदर केशव सृष्टि आगे क्या क्या करेगी, इसके साथ साथ वो जितना आवश्यक है उतना करना, लेकिन केशव सृष्टि ऐसे सब कितने करने वाले लोगों के साथ जुड़ेगी, उनको सहयोग देगी, ये भी एक सोचने का विषय है। और एक आखिरी बात मैं करके अपनी बात पूरी करूंगा। वास्तव के अंदर ये जो संघ का आंदोलन है, ये हिंदुत्व का आंदोलन है। पिछले 97-98 वर्षों के अंदर धीरे धीरे करके ये हिंदुत्व के आंदोलन की यात्रा एक महत्व के चरण पर आकर खड़ी हो गई। सारे देश के अंदर जब हमने प्रारंभ किया था तो देश में स्मृति लोक था, एक लॉस ऑफ मेमोरी थी। उस कालखंड के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने जब उद्घोष किया, गर्व से को हम सब हिंदू हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं थी बात। लेकिन देश के अंदर एक 100-150 साल का जो अंग्रेजों का कालखंड था, उस कालखंड के अंदर समाज जीवन में इस लॉस ऑफ मेमोरी के कारण से आत्महीनता, आत्मनिंदा की प्रवृत्ति आ गई। अपने हिंदुत्व के नाते अपने अंदर एक गौरव का भाव ये था नहीं, और धीरे धीरे करके अपने को कोसना, अपने कमियों को गिनना, यही सब चलता था। स्वामी जी के भाषण जिस समय पहली बार वो 1896 में वापस आए शिकागो के भाषण के 4 वर्ष की यात्रा वो सारी करके, दुनिया ने तो उसको विश्व विजय कहा, वो भारत में आकर उन्होंने कहा कि हम सब पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, ऐसी क्या शिक्षा जो अपने माता पिता को नकारे, अपने पूर्वजों को नकारे, उनके प्रति गर्व का भाव समाप्त कर। पश्चिम की सब बात अच्छी है, हमारी सब बात खराब, ऐसा मन का भाव बन गया। तो वो जो समाज के अंदर आत्मविस्मृति, आत्महीनता की स्थिति थी, स्मृति लोक की, वो जो हिंदू जागरण का कार्य उस कालखंड के अंदर स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि दयानंद, महर्षि अरविंद, समाज जीवन में अनेक लोगों ने जो प्रारंभ किया, वो यात्रा जो है वो आत्महीनता, आत्मनिंदा से प्रवृत्ति से बाहर निकलकर धीरे धीरे आत्मविश्वास, आज एक आत्म गौरव का भाव और समाज के अंदर एक हिंदुत्व का गौरव, ये सामान्य समाज ऐसा है। समाज के अंदर एक हिंदुत्व के नाते अपने आप को परिचय कराना, अब किसी को इसके लिए हीनता महसूस नहीं होती। समाज के अंदर एक आत्मविश्वास है, एक आत्मगौरव है। समाज जीवन के अंदर आने वाले समय के अंदर ये हिंदुत्व का आंदोलन एक अद्भुत सक्रियता के साथ आगे बढ़ता है। सारा समाज हिंदू के नाते कुछ करना भी चाहता है, लेकिन ये जो हिंदुत्व का आंदोलन है, इसकी स्पष्टता ये होनी बहुत आवश्यक है। ये हिंदुत्व का आंदोलन ये प्रतिक्रियात्मक नहीं है, ये किसी के विरोध में नहीं है। ये 1000 वर्ष की गुलामी की दास्ता से तो बाहर निकलना चाहता है। ये 1000 वर्ष की जो गुलामी की दास्ता में हमारा जो आंदोलन अवरुद्ध हो गया,
ये एक सकारात्मक और रचनात्मक आंदोलन। ये आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था, हिंदुत्व की यात्रा प्रारंभ हुई थी जब हमारे पूर्वजों ने सत्य का साक्षात्कार किया था और कहा था ईशावास से विदम सर्वम। ये जो सब में एक ही तत्व को देखना, ये जो सब में एक तत्व को देखना और इस एक तत्व को देखते हुए अंततोगत्वा समाज में सब कुछ अलग अलग दिखता है लेकिन सब में एक है, और इसलिए सब में एक है। और इस एक से निकलना और उस एक को प्राप्त करने की जो यात्रा है, इस जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होगा, वो हमने मोक्ष माना। उस मोक्ष की प्राप्ति का मांगा त्याग पूर्वक उपभोग, तेन त्यक्तेन विद्यता। ये जो सबको अंदर एक देखना और त्याग पूर्वक उपभोग के मार्ग पर चलते हुए जीवन में अंततः मोक्ष की प्राप्ति ये जीवन का लक्ष्य है, तो जीवन में व्यवहार की दृष्टि क्या होगी? वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये पूरा विश्व एक परिवार है और सबके सुख में ही मेरा सुख है। इस भाव को मन में लेकर हम सब लोगों ने इस हिंदुत्व की यात्रा को प्रारंभ किया। पूरी दुनिया के अंदर हम फैले और उसके पीछे एक ही भाव था। सबको हमने जाकर कहा, हमने दुनिया में एक कॉलोनियां नहीं बनाई, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया, हमने दुनिया के अंदर किसी को अपने से कम नहीं माना, सबको एक ही बात कही, स्वयं सम चरित्रम शिक्षित। हमको देखो, हमारे आचरण को देखो, कुछ खास बात लगती है तो हम जैसे हो। ये जो सकारात्मक रचनात्मक आंदोलन था, ये अपने को बदलते हुए अंततोगत्वा जैसा दुनिया चाहते हैं, जैसा समाज चाहते हैं, वैसा स्वयं बनना, अपना परिवार बनाना, अपना गांव बनाना, ये संघ की यात्रा है। ये जो हिंदुत्व की यात्रा है, ये हिंदुत्व की यात्रा 1000 साल अवरुद्ध होगी। आज जब हिंदू जागरण हो रहा है तो हिंदू जागरण का मतलब उस 1000 साल के बीच के खंड को परे करके उसी यात्रा को हम आगे, ये जो उस यात्रा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का व्यवहारिक स्वरूप क्या होगा, प्रगटीकरण क्या होगा, इस देश के अंदर, इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा। केशव सृष्टि का एक बड़ा काम है। ये जो हिंदुत्व की स्पष्टता है, ये हिंदुत्व की स्पष्टता नई पीढ़ी के अंदर भी हो। 30, 40, 50, 60 साल की आयु के जब समाज जीवन के अंदर मैं कुछ एक स्थान पर पहुंच जाता हूं, एक भूमिका अदा करता हूं, तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है। मैं हिंदू हूं तो हिंदू के नाते मुझे अपने जीवन में कैसा जीवन जीना है। दुर्भाग्य से मैंने कहा कि जो आज की शिक्षा है, ये अहंकार पैदा करती है, स्वार्थ पैदा करती है, आत्म केंद्रितता पैदा करती है, भोग की इच्छा पैदा करती है, असीमित भोग के पीछे ही भगाती है। उनको दिशा दें। वास्तव में ऐसे समाज के अंदर, सामान्य समाज के अंदर सेवा का भाव जगाना, ये हिंदुत्व का ये जो यात्रा है, उस यात्रा का ये जो महत्व का तत्व है सेवा, इस सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करना, सेवा के लिए लोगों को जोड़ना, ये एक बहुत बड़ी मात्रा में समाज में सेवा एक आंदोलन बनना चाहिए। ये जो 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस सेवा के काम के भागीदार बने, ये हमारी जो कल्पना है, इस कल्पना में हम कितने लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़ सकते हैं, इस सेवा के आंदोलन के द्वारा ही हिंदुत्व का वास्तव में सकारात्मक रचनात्मक स्वरूप हम खड़ा करते हैं। और इसके लिए एक बड़ी संख्या में समाज जीवन के अंदर लोगों तक अपनी इस केशव सृष्टि की यात्रा को पहुंचाते हुए उनके अंदर भी इस जैसे काम करने की इच्छा पैदा करना, ये हमारा एक बड़ा जो महत्व का काम है। इसलिए जो मैंने कहा कि ये जो बात की दो बातें हैं, एक बहुत बड़ी मात्रा में सेवा करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को सहयोग करना, और एक बड़ी मात्रा में नए लोगों को सेवा की दृष्टि देकर इस सेवा के काम में प्रवृत्त करना, ये भी दो महत्व के कामों में हमको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये सारा काम करना है तो एक छोटा सा निवेदन हो करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। केशव सृष्टि का काम जो चल रहा है, अब एक स्तर पर आकर खड़ा होता है। मेरा एक अनुभव है, काम जब बड़ा होता है तो संस्था बनती है,
जब काम बढ़ना प्रारंभ होता है, नई नई चीजें जुड़ना शुरू होती हैं, तो वो संस्था से संस्थान बनता है। और जैसे जैसे संस्था से संस्थान बनता है, वैसे वैसे उसकी आत्मा ये निकलना प्रारंभ हो जाता है। मैं कोई अपने अनुभव के आधार पर बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं दुनिया में बहुत सारी संस्थाओं की यात्रा को जो देखा है, उस यात्रा को देखने के बाद आपको प्रारंभ में एक बात कहना चाहता हूं। हमारे नाम के साथ केशव का नाम जुड़ा हुआ है, परम पूज्य डॉक्टर साहब का नाम जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब ने जब संघ प्रारंभ किया, उन्होंने पहले ही कहा कि हम संघ बनाने नहीं चले, हम समाज बनाने चले, हम संस्था बनाने नहीं चले। व्यक्ति की एक सीमा होती है, संस्था की एक सीमा होती है। संस्थान बन जाता है तो फिर उसके आगे बढ़ना बंद हो जाता है। वास्तव के अंदर सेवा का यह आंदोलन बनाना है, तो हमको कितना करना, इससे ज्यादा हमारे कारण से कितने और लोग इस काम के अंदर जुड़ गए, ये हमको सोचना है, ये हमको विचार करना है। संघ जब प्रारंभ हुआ तो संघ ने प्रारंभ से संघ को बड़ा करने की नहीं सोची, हमने जैसा समाज बनाना है वैसा समाज बनाने की सोची। वैसा समाज बनना प्रारंभ हो गया जो संघ चाहता है। हजारों हजारों लोगों ने वो काम स्वयं होकर करना प्रारंभ किया। मुझे लगता है कि केशव सृष्टि को भी ऐसे विचार करना है। केशव सृष्टि कितने काम करेगी, इसकी एक सीमा है, वो सीमा हमको स्वयं होकर तय करें। बहुत लोग आएंगे, बहुत तरह के काम कहेंगे। मैं बहुत सारे काम देखता हूँ, मूल जिस काम को करने चले होते हैं उसके साथ जुड़ते 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 इतने काम हो जाते हैं कि उनको चलाना भी आसान नहीं लगता। हम कितने काम करेंगे, इसकी सीमा हमको तय करनी पड़ेगी। लेकिन समाज जीवन के अंदर हमारे कारण से सैकड़ों हजारों लोग, एक केशव सृष्टि नहीं, सैकड़ों केशव सृष्टि खड़ी होनी चाहिए। वो सैकड़ों केशव सृष्टि हम नहीं चलाएंगे, वो समाज चलाएगा। ये समाज में सेवा करने वाली संस्थाएं जितनी मात्रा में खड़ी होती चली जाएंगी, उतनी हमारी सफलता और सार्थकता है। हमने कितना काम किया ये नहीं, हमारे साथ जुड़ने के बाद कितने लोगों ने काम करना प्रारंभ किया और कितने और लोग हमसे अच्छा काम करने वाले खड़े हो गए। ये अगर विचार मन में लेकर हम काम करेंगे तो ये केशव सृष्टि का आंदोलन एक आंदोलन नहीं, एक बहुत बड़े परिवर्तन का वाहक बनेगा। शायद केशव सृष्टि का नाम कम होगा, लेकिन केशव सृष्टि के काम का परिणाम ज्यादा होगा। ऐसे परिणामकारी काम की मन में कल्पना लेकर हम सब काम में आगे बढ़े, इतना अनुरोध करके आप सबका धन्यवाद करके मैं अपनी बात पूर्ण करूंगा। आपके बहुत बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।